लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यूएशन रूल्स देखे थे, याद रखो तो देखे थे ना। वैल्यूएशन रूल्स में हम लोगों ने देखा था सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स व्हाट, अच्छा, डिटर्मिनेशन हाँ ऑफ प्राइस ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। बोलो, इसमें हम लोगों ने रूल नंबर 1 देखा था, वो कहता है मेरा नाम ये है, हमको इस नाम से जानना जाता है सेंट्रल एक्साइज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्साइजेबल गुड्स वैल्यूएशन रूल्स 2000। रूल 2 कहता था हम डेफिनेशन देने का काम करते हैं, और इसमें मैंने तुम लोगों को नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। अच्छा, रूल नंबर 3 बताया था कि हम 41B के समय ही एप्लीकेबल होंगे। रूल नंबर 4 बताया था टाइम ऑफ रिमूवल अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल, यानी गुड्स आर सोल्ड एट द टाइम अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल, यानी फ्री सैंपल्स और वारंटी के केसेस इसमें आए थे। प्लेस ऑफ रिमूवल, गुड्स आर सोल्ड अदर देन प्लेस ऑफ रिमूवल, अदर देन प्लेस ऑफ रिमूवल मतलब कि हमने बायर्स प्लेस पर सामान को बेचा, बायर्स के प्लेस पर सामान को बेचा, तो बीच में जो एक फ्रेट आ जा रहा था उसको हटाने का काम करते हैं। प्लेस ऑफ रिमूवल से लेकर बायर्स प्रीमाइसेस तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसको हटाने का काम करते हैं। और अगर मैं एक नॉर्मल प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस सबसे चार्ज करता हूं तो इक्वलाइज्ड फ्रेट या एवरेज फ्रेट को माइनस करते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, 34 रुपये आया था, और तो 500 में से हम लोगों ने 34 माइनस किया था। इज इट क्लियर? रूल नंबर 6 की बात करें तो सेल वैल्यू इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, इज नॉट सोल कंसिडरेशन। तो जो हम लोग मोड्स, डाइज, डिज़ाइन, आर्टवर्क, कंपोनेंट, मटेरियल सप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। इज इट क्लियर? रूल नंबर 7 बताया था सेल थ्रू डिपो या कंसाइनमेंट एजेंट, याद आया? तो मैंने यहाँ पर भी तुम लोग को बताया था कि भले 5 जुलाई का, याद होगा, 5 जुलाई को फैक्ट्री से निकला सेल, 15 जुलाई को हो रहा है डिपो से, लेकिन 15 जुलाई का वैल्यूएशन नहीं लेंगे, बल्कि 5 जुलाई को जब फैक्ट्री से सामान निकल रहा था तो उस समय डिपो में कितने रुपए पर माल बिक रहा था, दैट वाज इंपॉर्टेंट। अब बात समझ में आया? अच्छा, आज जो हमको कैलकुलेशन देखना है वो कहाँ से है? कैप्टिव कंजम्पशन। हमने शायद यहीं पर लास्ट क्लास को ओवर किया था, हाँ या ना? अच्छा, क्या है ये कैप्टिव कंजम्पशन? मैंने इसमें आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी और घर के लिए बोला था कि 2 या 3 बार जरूर देखना। कॉस्ट शीट, कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो CMA इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। कैप्टिव कंजम्पशन के लिए बोला गया, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई प्रोड्यूसर अपने ही सामान को कैप्टिवली कंज्यूम करते फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो जब वो कैप्टिव कंजम्पशन कर रहा है सामान का, उस समय उसके हाथ में वो सामान एक्साइजेबल था। क्या था? एक्साइजेबल था, क्योंकि वो एक्साइज सीटा 1985 में मेंशन्ड है। गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया है, तो टैक्स लग जाना चाहिए। कहा गया कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कहा गया चिंता करने की बात नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसमें 10% आप प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। दिस इज द वैल्यू विच इज टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग टैक्स, मीन्स विच वन टैक्स? एक्साइज ड्यूटी। आप एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने के लिए सामान का वैल्यूएशन ऐसे करेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई। इज इट क्लियर? और हमने क्या बताया था आपको फॉर्मेट कॉस्ट शीट का? मैंने बताया था डायरेक्ट मटेरियल मिलाते जाओ, डायरेक्ट लेबर
वेजेस और सैलरी, सॉरी, एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरहेड। इसमें अब हम लोगों ने दो चीजें और जोड़ी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ना, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ओनली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका मतलब मार्केटिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हटा दो, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग WIP प्लस करेंगे, क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे। इसके बाद हम लोग माइनस करते हैं रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट, रिकवरी ऑफ स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब प्लस करेंगे हम लोग पैकिंग कॉस्ट, बस ना, ये आ गया आपका। अच्छा, एक चीज और, इसके आगे मैंने बंद करवा दिया था क्या? ना 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 ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं करवाया था, लिखवाया था, लिखवाया था, लिखवाया था। प्लस करते हैं हम लोग मटेरियल, कंपोनेंट, मोड्स, डाइस, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, डेवलपमेंट कॉस्ट फ्री प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स, मींस अदर वन पर्सन। हाँ या ना, ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। इज इट क्लियर? इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, देखा जाए। चल, अगर आप स्टडी मैट लाए हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 29 है आपके में, एग्जाम्पल नंबर 29 है। न्यू मटेरियल हमको दे दें, सुन लो, वो न्यू बुक हमको दे दें, ये न्यू है। देखें इधर, बात नहीं करेंगे बिल्कुल। Raj and company furnishes the following expenditure incurred by them and want you to find the accessible value for the purpose of paying excise duty on captive consumption। हमें क्वेश्चन की शुरुआत की दो लाइनों में ही पता चल गया that this question requires us to evaluate the goods as per rule 8, as per rule 8। कैप्टिव कंजम्पशन के लिए बोल रहा है वैल्यूएशन बताओ, accessible वैल्यू बताओ गुड्स की। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ रूल 8 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज। काय के लिए इतना टिटिम्मा पाला, 6 लाइन में से तो 3 लाइनें फालतू की दी हुई हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट मटेरियल, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी। आज की डेट में जो एक्साइज ड्यूटी है दैट इज 12.5, दैट इज 12.5, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि 12.36 दिया हुआ है, पुराना दिया हुआ है, तो हम उसी को ले रहे हैं। अदरवाइज मैंने तुम लोग को पहले भी बताया बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज 12.5, बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज 12.5 इंक्लूसिव ऑफ ऑल SHE एंड एजुकेशन सेस। आजकल नहीं लगता, एग्जाम्प्ट हो चुका है, एजुकेशन सेस एंड SHE एग्जाम्प्ट हो चुका है, कुछ नहीं लगता। ये 12.36 तब था जब 12% हमारा एक्साइज रेट था, प्लस 2% एजुकेशन सेस था, और SHE और एजुकेशन सेस 2% एंड 1% मिला करके 12.36 आ रहा था। हट गया है ये सब, अब केवल 12.5% फ्लैट है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब जब दिया है तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ, 1320 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस 250, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100, इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, प्रॉब्लम आती है कि सर इनडायरेक्ट मटेरियल विल बी एडेड और नॉट, देखा जाएगा 75। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है
200। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 100 दिया है, लेकिन कितना प्रोडक्शन से रिलेटेड है? 25% रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अच्छा जी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अरे आपने सर ऐसी बात कर रहे हैं, अभी अभी आपने बोला कि सेलिंग कॉस्ट को हम लोग बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, हाँ या ना? क्वालिटी कंट्रोल कितना है? अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप 20 एंड एक्चुअल प्रॉफिट 15%। नाउ दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आप किताब बिल्कुल बंद कर दें, अगर ओपन है तो सामने क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास 2 मिनट है। अच्छा सुन लें, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकालना है? कैसे निकलेगा सर? अच्छा यहां बना देते हैं क्वेश्चन, बोलो ना। कॉस्ट शीट एज पर CS4 कैप्टिव कंजम्पशन। बताते जाना क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे 1320, लेकिन लिखा है एक्साइज ड्यूटी शामिल है। क्यों शामिल है भाई? हटाओ, मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था एसेसिबल वैल्यू डजंट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ टैक्स ड्यूटी। तो 112.36 इंटू 12 इंटू 100 कितना आया? अच्छा, प्लस डायरेक्ट वेजेस कितना है? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। तो आप चाहें तो कंबाइंड लिख लें या तो आप अलग अलग लिखें, इट इज अप टू यू, बिकॉज इनडायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। अच्छा, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा है ओनली 25, प्लस सेलिंग नॉट द पार्ट, क्वालिटी कंट्रोल हम लोगों ने थोड़ा गलत कर दिया, पहले क्वालिटी कंट्रोल आएगा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएगा। बोलते क्यों नहीं? तो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस कितना है? प्लस कुछ नहीं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है? ओपनिंग WIP एंड, नहीं तो हम सेल ऑफ स्क्रैप कब डिडक्ट करते? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करने के बाद। तो सेल ऑफ स्क्रैप इज गिवन 20, और कुछ नहीं सर। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आया? प्लस कर देंगे नोशनल प्रॉफिट 25% ना, 15% ना,
अरे नहीं सर, एक्चुअल से हमको कोई लेना देना नहीं, प्रोविजन बना हुआ है, केवल 10% जोड़ो तो कितना, तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एसेसिबल वैल्यू, सर कैप्टिव कितना, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30, बुक खोल लें, बुक खोल लें, बुक ओपन करें। Determine the cost of production on manufacture of the under mentioned product for purpose of captive consumption in terms of Rule 8 of the Central Excise Valuation Rules 2000। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है 11,000, डायरेक्ट वेजेस हमें दिया हुआ है 8400, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दी हुई है 35, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दी है 2400, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है 4100। हाँ या ना? अब इसके आगे ये नहीं लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता। इट मीन्स ना ना ना, in such situations we can assume, अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है then we can take an assumption that these administrative overhead exclusively belongs to production, or one may assume that the administrative overhead are not directly relates to production। आप जो मर्जी हो वो मान लें, बोलो ना, जो मर्जी हो वो मान लेंगे। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये तो शामिल ही नहीं होगा। सेल ऑफ स्क्रैप 1200। अच्छा दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू मटेरियल में, इसमें इंक्लूड है एक्साइज कितना 1054। बस 2 मिनट देते हैं, देते क्या है कर ही लेते हैं, क्यों? सॉल्यूशन देखें इधर, बात बिल्कुल नहीं। कॉस्ट शीट एज पर डायरेक्ट मटेरियल 11,600 minus 1054 46 प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड 6000 प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस हाँ बोलना हल्के हल्के, धीरे ना बोलो, तेज बोलो, इधर बोलो। प्लस रिलेटेड टू, नोट करने में आप लोगों का ध्यान ज्यादा है। सेलिंग कॉस्ट कितनी? अच्छा हमको पता नहीं। सेल ऑफ हम आपसे रिकमेंड करेंगे जब भी आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व करें तो पूरा फॉर्मेट बार बार बनाएं। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप डैश लगा दो, उससे क्या रहेगा, आपका सीक्वेंस हमेशा दिमाग में सेट रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन कितना आया? कितना? प्लस कर देंगे
नोशनल प्रॉफिट, नोशनल नॉट एक्चुअल 10%, 3395 4 कितना आ गया, क्या आ गया ये, एसेसिबल वैल्यू ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे किसी मायने का नहीं है। हटा रहे, हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, अगर कोई नई चीज़ आएगी तो मैं उस समय बता दूंगा, अदरवाइज ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई नई चीज़ आएगी तो मैं बता दूंगा। हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज engaged in the manufacture of color television sets, having its factories at Kolkata and Gujarat. At Kolkata, the company manufactures picture tube. लद गए जमाने पिक्चर ट्यूब के, क्यों? मैन्युफैक्चर्स पिक्चर ट्यूब्स विच आर स्टॉक ट्रांसफर टू गुजरात फैक्ट्री। कैलकाटा में पिक्चर ट्यूब बनाता है और गुजरात में जाता है और वहाँ पर वो उस टेलीविज़न सेट को बनाने में कैप्टिवली कंज्यूम करता है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे किसी काम का नहीं है, प्रॉफिट कंपनी 12% लेती हो, हमसे उसको कोई लेना देना नहीं, 10% नोशनल प्रॉफिट है। मटेरियल कॉस्ट में एक्साइज ड्यूटी शामिल है 73 माइनस कर देंगे। भाई कैलकुलेशन क्या कर रहे हो, एक्साइज ड्यूटी का ही कर रहे हो, और एक्साइज ड्यूटी शामिल रहेगी, एक्साइज ड्यूटी का कैलकुलेशन हो जाएगा। अरे हटाओगे तभी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, यहाँ एसेसिबल वैल्यू बिफोर एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी रेट इज 12 प्लस 2% प्लस 1%। तुम लोग इस लाइन को काट डालो, जो लाइन दी हुई है लाइन 3 लास्ट एक बिल्कुल लाइन काट डालना और वहाँ लिखना एक्साइज ड्यूटी रेट इज 12.5%, बस ना। ये क्वेश्चन अब तुम लोग के लिए होमवर्क है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, कहो तो कर दूं, पक्का ना। अच्छा, हम लोग बढ़ते हैं रूल 8 के बाद रूल 9, लेकिन रूल 9 पर जाने से पहले हम एक डेफिनीशन को डिस्कस करेंगे, एंड द डेफिनीशन इज इंटरकनेक्टेड रिलेटेड पर्सन्स। किसके? रिलेटेड पर्सन्स। ये रिलेटेड पर्सन्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग रूल 9 को ढंग से देख पाएंगे। बिल्कुल इत्मीनान से सुनना, कोई हड़बड़ी नहीं है। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, इसके लिए जो डेफिनीशन दी हुई है, तीन लोगों को हम लोग रिलेटेड पर्सन्स बोलते हैं। कितने लोगों को? इत्मीनान से, 3 नहीं 4 लोगों को हम लोग रिलेटेड पर्सन्स बोलेंगे। इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, या तो कहोगे थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे जितना तुम लोग के मटेरियल में है, यहाँ कहोगे थोड़ा अच्छे तरीके से बता देंगे जितना तुम्हारे मटेरियल से बाहर है, ठीक है ना।
ताकि समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। रूल 9, रूल 10, ये दोनों रूल्स हम तभी कर पाएंगे जब हमारी ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो। कौन सी डेफिनेशन? रिलेटेड पर्सन्स। रिलेटेड पर्सन ये 4 होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले शायद 3 बोले, 4 होते हैं ये रिलेटेड पर्सन्स। पहला बिल्कुल सिंपल है, दे आर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स होने चाहिए, रिश्तेदारी होने चाहिए, चाचा काका ताऊ, दे आर रिलेटिव्स। वो भी कौन से रिलेटिव्स? कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेटिव्स। कौन से रिलेटिव्स? तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्या क्या रिलेटिव्स होते हैं। इसके अलावा दे आर रिलेटिव्स, दे आर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स। है डेफिनेशन? पहला तो बहुत सिंपल था। दूसरा, दे आर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स। तीसरा, अमंग्स देम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटिव। यहीं तक नहीं खत्म हुआ, आगे एक वर्ड जोड़ा है एंड, और एंड जोड़ करके आगे एक और वर्ड जोड़ा है डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम केवल इतने वर्ड्स को ढंग से पढ़ें, अमंग्स देम द बायर, ही इज अ बायर, अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटिव एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ये बायर है, इसने मुझसे सामान खरीदा, ये मेरा रिलेटिव है और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर है। ये बायर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है। खरीदने वाला कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर है। खरीदने वाला केवल रिलेटिव नहीं है, खरीदने वाला सामान खरीदने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटिव एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एसएससी और अ सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूटर। Amongst them, the buyer is a relative and distributor of the SSE or a sub-distributor of such a distributor. Is it clear? इसका भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो रिलेटिव है, आएगा, देखते हैं। 3 पॉइंट मैंने अभी तक बताए। पहला, दे आर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स, दे आर रिलेटिव्स, अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटिव एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर और अ सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूटर। इज इट क्लियर? लास्ट, फिर से मैं बोलता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यानी पॉइंट नंबर 3 वॉज इंपॉर्टेंट एज वेल पॉइंट नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 तो इतना इंपॉर्टेंट है पूछो मत, पूरे आधे घंटे की क्लास, 40 मिनट की क्लास उसी पर चलेगी। पहले की, सॉरी, दे आर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग, पहला पॉइंट, दे आर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स, पूरी उस पर अच्छी क्लास चलेगी। इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं पता तो चलना चाहिए, कि अगर 3 ऑर्गेनाइजेशन है कैसे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टिवली इंगेज्ड है, एक दूसरे को सामान सप्लाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कैसे वो इंटरकनेक्टेड है, और हम करने क्या जा रहे हैं। रूल नंबर 9 और 10 में क्या पढ़ेंगे, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं अपना सामान किसी रिलेटेड पर्सन को बेचूं, क्या बोल सकते हो कि मैंने जो सामान बेचा वो सही दाम पर बेचा होगा? नहीं बोल सकते। तो उसका वैल्यूएशन रूल्स दिया हुआ है, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। इज इट क्लियर? रूल नंबर 9, दे आर रिलेटिव्स, उसके बारे में बताता है। रूल नंबर 9, अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटिव, बायर इज अ रिलेटिव एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूटर। और रूल नंबर 9 इस पॉइंट नंबर 4 को भी कवर करता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। रूल नंबर 10 केवल और केवल एक ही लाइन को कवर करेगा, इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग को। रूल नंबर 9 3 लाइनों को कवर करेगा। पॉइंट नंबर 2, दे आर रिलेटिव्स,
amongst them the buyer is a relatives and a distributor or a sub distributor of such a distributor, and this last one line को cover करेगा rule number 9. They are so associated with each other, they are so associated that they have interest in the business of each other. They are so associated that they have interest in the business of each other. हम दोनों इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं कि हम दोनों का बिजनेस इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. ये मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मैं इसका रिलेटिव नहीं हूं, हम कोई रिलेटिव्स नहीं आपस में, बावजूद इसके इसका बिजनेस का इंटरेस्ट मेरे बिजनेस में है और मेरे बिजनेस का इंटरेस्ट इसके बिजनेस में है. हम लोग इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं. वी आर सो एसोसिएटेड, we are so associated in the business, means we are very much closely associated in the business of each other, so that we have our mutual interest. हमारा बिजनेस का इंटरेस्ट इसके में है, हाँ इसके बिजनेस का इंटरेस्ट मेरे बिजनेस में. म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए. लिख सकते हो तो लिख तो लो म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, लिख सकते हो तो लिख लो म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट. केवल इसका मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट होना, सुन लो, केवल इसका मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट होना काफी नहीं है. केवल मेरा इसके बिजनेस में इंटरेस्ट होना काफी नहीं है. दोनों का एक दूसरे के बिजनेस में इंटरेस्ट होना जरूरी है. दे आर सो एसोसिएटेड दैट दे हैव इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द बिजनेस ऑफ ईच अदर. तो ये लास्ट की जो 3 लाइनें हैं, दे आर रिलेटिव्स, amongst them the buyer is a relative and distributor or sub distributor of such SSE, and the last, they are so associated that they have interest in the business of each other directly or indirectly. ये 3 लाइनें जो हैं रूल नंबर 9 कवर करेगा. जरा देखो रूल नंबर 9, जरा देखो रूल नंबर 9 जहां दिया हुआ है. मिला नहीं मिला? रूल नंबर 9 मिला? अच्छा, देखो वैल्यूएशन व्हेन सेल इज थ्रू रिलेटेड पर्सन, पेज नंबर दिया होगा 2.35. Where whole or part of the excisable goods are sold by the SSC to or through a person who is related in the manner specified in any of the clause number 2, they are relative. Clause number 3, amongst them the buyer is a related person and distributor or sub distributor of such distributor. And point number 4, that they have interest in the business of each other. Is it clear? ये रूल नंबर 9 ने कवर किया. नीचे देखो रूल नंबर 10, where whole or part of the excisable goods are sold by the SSC to or through an interconnected undertaking. तो रूल नंबर 10 ने इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग को कवर किया है. अंतर समझ में आया? तो हमारे रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 पूरी तरह से बेस्ड हैं रिलेटेड पर्सन्स पर. अब हमसे कोई अगर पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, तो हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना. कितने होते हैं? पहला, दे आर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग. दूसरा, दे आर रिलेटेड. तीसरा, तुम बताओ. हमको देखकर बता रही हो, उधर देखकर बता रही हो? अच्छा, उधर लिखा भी नहीं है. हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. amongst them the buyer is a related person and distributor or a sub distributor of such a distributor. And the last one, they are so associated so that they have interest in the business of each other. चलें आगे. पक्का अब हम समझने की कोशिश करेंगे इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही चलने जा रही है. इसके बाद ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. पॉइंट नंबर 2, कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेटिव्स, दे आर रिलेटेड पर्सन्स, दे आर रिलेटिव्स. अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटर. बायर रिलेटिव भी हो और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी हो. और लास्ट मैंने बताया एक दूसरे के बिजनेस में इंटरेस्ट का होना. ठीक,
जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज योर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग। मिस्टर ए मिस्टर बी के बिजनेस को ओन करता है या कंट्रोल करता है? इंटरकनेक्टेड है या नहीं? है बेटा, वो भूल जाओ, इन द बिजनेस इंटरेस्ट इन ईच अदर, भूल जाओ लाइन। हम यहाँ इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स पढ़ा रहे हैं। इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स का मतलब एक दूसरे से क्लोजली अटैच रहना, एक दूसरे से कनेक्ट रहना। अगर मैं दो बिजनेस में कनेक्टेड हूँ, चलो मैं हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं तुम्हारे बिजनेस को भी कंट्रोल करता हूँ। यहाँ जो तुम बिजनेस देखते हो वो उसका ओनरशिप मेरे पास है, इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर मैं तुमको माल बेचूं तो इसका मतलब मैंने माल किसको बेचा? इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग को बेचा। तो वहाँ पर जो प्राइस हो सकता है वो बायस्ड वे में हो सकता है। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो इफ वन ओन और कंट्रोल द बिजनेस ऑफ अदर, पहला पॉइंट ही यही है। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, तो पहला बताया गया इफ वन ओन्स और कंट्रोल द अदर्स। दूसरा कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है, क्या है? ये तो मान लो इंडिविजुअल था, अब क्या है? पार्टनरशिप फर्म। मेसर्स XYZ और मेसर्स XYP, नाम ऐसे रखा है ताकि तुम लोग समझो ये भी पार्टनरशिप फर्म, ये भी पार्टनरशिप फर्म, इसमें 3 पार्टनर XYZ और इसमें 3 पार्टनर XY and P। बताओ इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं? हाँ, कॉमन पार्टनर्स है ना। दूसरा, वेयर द अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड बाय द फर्म इफ सच फर्म्स हैव वन और मोर कॉमन पार्टनर्स। बोलो ना, ये इंटरकनेक्टेड हुए या नहीं? हुए या नहीं? अगर ये फर्म इस फर्म को माल बेचे या ये फर्म इस फर्म को माल बेचे तो क्या बायस्ड वे में होगा या अनबायस्ड वे में? बायस्ड वे में प्राइस होगी। उसके लिए रूल नंबर 9 और 10 बनाए गए हैं, और बेसिकली इसके लिए तो रूल 10 बना हुआ है इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग के लिए। इज इट क्लियर? पक्की बात है ना? चलो, पॉइंट नंबर 3, वेयर द अंडरटेकिंग्स आर कनेक्टेड या ओन्ड बाई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। ये है XYZ लिमिटेड, ये है PQR लिमिटेड, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। पहला पॉइंट, इफ वन बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजेस द अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट इसके बिजनेस को क्या करे? मैनेज करे, कोई एक दूसरे के बिजनेस को मैनेज करे। इफ वन बॉडी कॉर्पोरेट इज अ सब्सिडरी ऑफ अदर, एक सब्सिडरी कंपनी है तो एक होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ये भी आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स हैं। अच्छा, दोनों कंपनियां इफ द बॉडी कॉर्पोरेट आर अंडर द सेम मैनेजमेंट, ये और ये दोनों सेम मैनेजमेंट के अंडर में कंट्रोल होती है, कोई तीसरा है जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, यानी दोनों का मैनेजमेंट एक हो, ये भी बोल सकते हो। बोथ ऑफ दीज टू बॉडी कॉर्पोरेट्स आर अंडर द controlled by same management. If one body corporate control over the other body corporate, अगर ये किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को कंट्रोल करे, तो पहले ही हम लोग समझ गए थे कि अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे को कंट्रोल करे, एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे को मैनेज करे, एक होल्डिंग हो और दूसरी सब्सिडरी कंपनी हो, या दोनों कंपनियां अंडर द सेम मैनेजमेंट आती, तो ये क्या है आपस में? इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स। क्या दिक्कत आई? सर पहले आपने इंडिविजुअल के बारे में बताया, इफ वन ओन्स और कंट्रोल द अदर्स। दूसरा आपने बताया इफ बोथ ऑफ दीज टू अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स एंड वन और मोर आर कॉमन पार्टनर्स। तीसरा बताया कि बोथ ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर
companies or body corporates, and one company or one body corporates manage the other one. If one body corporates controls the other, if one or second both have relationship as a holding or subsidiary company, or the last one, both of these two organizations or companies are fall under the same management. Is it clear? यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बोलो, बहुत आसान था। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक फर्म हो, एक कंपनी हो, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, वेयर वन अंडरटेकिंग इज ओन्ड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द सेकेंड वन इज ओन्ड बाय अ फर्म। इसी के लिए तो बोला, एक आपका XYZ फर्म है, XYZ क्या है? पार्टनरशिप फर्म है, और इधर मेसर्स PQR लिमिटेड है। अब इसकी बात करते हैं। एक फर्म है और एक कंपनी है, एक फर्म है और एक कंपनी है। क्या है उसमें? इफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पार्टनर्स की बात हो रही है। If one or more partners of the firm hold directly or indirectly not less than 50% of the shares in the other, partners hold 50% और more, किस चीज का? इक्विटी का या प्रेफरेंस? इक्विटी और ऑब्लिक एंड प्रेफरेंस, दोनों हो सकता है। इक्विटी और प्रेफरेंस मिलाकर 50%। सोचो, थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन 50% में प्रेफरेंस शेयर भी होगा। यहाँ पर 50% में प्रेफरेंस शेयर भी शामिल है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो, एक्सरसाइज कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज डायरेक्टर और अदरवाइज ओवर द बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ तो पहला सिचुएशन होल्ड करेंगे शेयर्स, यहाँ तो ये डायरेक्टर रहेंगे ताकि उसको मैनेज कर सके। अब बात समझ में आई? हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म हो और दूसरी कंपनी हो। अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर दूसरी कंपनी में एज अ डायरेक्टर है तो इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग हो गई। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स दूसरी कंपनी के कम से कम 50% या उससे अधिक का शेयर्स होल्ड करते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे दोनों मिला करके हो, वो माना जाएगा इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई बात। मेसर्स XYZ है जो पार्टनरशिप फर्म है, और दूसरा मेसर्स PQR लिमिटेड है। हो सकता है ना? ये कंपनी इसमें एज अ पार्टनर हो, कंपनी इज एज अ पार्टनर, तो भी तो इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग हो गई? नहीं हो गई। कंपनी इसमें क्या है? पार्टनर। डू यू वन अ पार्टनर? पार्टनर, हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? अभी तक तो बहुत सिंपल है, टेंशन भी नहीं है भाई। एक इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप फर्म, दूसरी पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, दूसरी कंपनी, एक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। अब तक तो यही बताया। अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट, इफ द अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड और कंट्रोल्ड, अंडरटेकिंग्स अब चाहे किसी भी सिस्टम में हो, चाहे वो प्रोपराइटर हो, पार्टनर हो, कुछ भी हो। अब अंडरटेकिंग्स वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है? अच्छा, इफ द अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेम पर्सन और बाय द सेम ग्रुप। ये मिस्टर एक्स और ये मेसर्स PQR लिमिटेड, दोनों को कंट्रोल करने वाला, दोनों के बिजनेस को कंट्रोल करने वाला मिस्टर एक्स है। Both of these two undertakings are under the management of the same person or by the same group. Is it clear? पक्की बात है। मैं फिर पढ़ता हूं, if the undertakings are owned or controlled by the same person or by the same group. चलें,
कहो तो अंडर द सेम मैनेजमेंट को बताऊं? जरूरत नहीं है, तुम लोग को उतनी जरूरत नहीं है, नहीं तो आधा घंटा और जाएगा। बता दूं? अंडर द सेम मैनेजमेंट बता दूं? सुनो, हटा दें इसको। अभी तक हम लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए? देखो ना, हम लोग शुरू किए थे रिलेटेड पर्सन से, और रिलेटेड पर्सन में 4 रिलेटेड पर्सन्स देखे थे। इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स, दे आर रिलेटिव्स, दे आर अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूटर। लास्ट बताया दे आर सो एसोसिएटेड दैट दे हैव इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द बिजनेस ऑफ ईच अदर। तो लास्ट के 3 में तो अभी तक हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं नजर आई, लेकिन पहला वाला इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स को हमने फिर देखा। क्या होते हैं इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स? अगर कोई बंदा कंट्रोल करे या मैनेज करे किसी दूसरे को, ओन करे या कंट्रोल करे, एक दूसरे को कंट्रोल करे, दोनों पार्टनरशिप फर्म है, कॉमन पार्टनर्स हैं। तीसरा, दोनों बॉडी कॉरपोरेट्स हैं, एक कंट्रोल करता है दूसरे को, एक मैनेज करता है दूसरे को, एक होल्डिंग है तो दूसरी सब्सिडरी है, और अंडर द सेम मैनेजमेंट दोनों फॉलो होते हैं। तो अंडर द सेम मैनेजमेंट अब देखने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद मैंने बताया कि एक पार्टनरशिप फर्म है और कंपनी है, तो पार्टनर्स वहाँ पे डायरेक्टर हैं। पार्टनर्स कम से कम 50% या उससे ज़्यादा का शेयर ले रखे हो, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस। और लास्ट में मैंने बताया कि दोनों एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कंपनी, और कंपनी यहाँ क्या बन गई है? पार्टनर बन गई है। और लास्ट मैंने बताया 2 अंडरटेकिंग्स हैं, अंडर द सेम मैनेजमेंट आते हैं, अंडर मैनेज्ड बाय सेम पर्सन और सेम ग्रुप। इज इट क्लियर? मैनेज्ड बाय सेम पर्सन और सेम ग्रुप। क्लियर? अच्छा, अंडर द सेम मैनेजमेंट की बात करते हैं। If one body corporate exercise control over the other or both are under the control of the same group or any of the constituents of the same group, 2 बॉडी कॉरपोरेट हैं, अंडर द सेम मैनेजमेंट माने जाएंगे अगर दोनों लोग सेम पर्सन से कंट्रोल या मैनेज होते हैं। अगर दोनों लोग सेम पर्सन या पर्सन से कंट्रोल या मैनेज होते हैं। दूसरा, 2 बॉडी कॉरपोरेट हैं, अंडर द सेम मैनेजमेंट माना जाएगा अगर इसका मैनेजिंग डायरेक्टर या इसका मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज करता है किसी दूसरे बॉडी कॉरपोरेट को। अगर एक का मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज करेगा दूसरे को तो उसको माना जाएगा अंडर द सेम मैनेजमेंट। अंडर द सेम मैनेजमेंट 2 बॉडी कॉरपोरेट हैं, दोनों सेम पर्सन से मैनेज होते हैं तो कहा जाएगा अंडर द सेम मैनेजमेंट। दूसरा, अगर 2 बॉडी कॉरपोरेट हैं, एक बॉडी कॉरपोरेट का मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे को मैनेज करता है तो कहा जाएगा अंडर द सेम मैनेजमेंट। तो दूसरा मैंने बताया, इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन सच बॉडी कॉरपोरेट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेज द अदर्स, तो अगर इसका मैनेजिंग डायरेक्टर या इसका मैनेजर किसी दूसरे का भी मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है, हो गया सेम मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? इसको दोनों को मैनेज कर रहा है। तीसरा, इफ वन सच बॉडी कॉरपोरेट होल्ड, अगर पहला वाला मैनेजिंग जो कंपनी है या बॉडी कॉरपोरेट है होल्ड करता है नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द इक्विटी शेयर, कितना? 1/4 ऑफ द इक्विटी शेयर इन द अदर और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अदर्स। अगर एक कंपनी के पास इतना पावर है कि वो दूसरे कंपनी के कम से कम 25% डायरेक्टर्स को हिला सकता है, जब चाहे 25% को निकाल सकता है, जब चाहे 25% नए को रख सकता है, यानी उसके पास इतना पावर है, या कम से कम 25% होल्डिंग रखा है। क्या रखा है? होल्डिंग रखा है, वोटिंग पावर रखा है। वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर रखा है। तो अभी तक 3 चीज़ें बताई अंडर द सेम मैनेजमेंट में। अगर दोनों बॉडी कॉरपोरेट्स को सेम ग्रुप या सेम पर्सन मैनेज करता है, अगर 2 बॉडी कॉरपोरेट्स हैं, एक बॉडी कॉरपोरेट का मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे का मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर एक का मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे का मैनेजर, अगर पहले का मैनेजर दूसरे का मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका मैनेजर उसका भी मैनेजर, तो अंडर द सेम मैनेजमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर मैंने बताया कि 2 बॉडी कॉरपोरेट्स हैं,
एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में कम से कम 25% या उससे अधिक का वोटिंग राइट यानी इक्विटी शेयर होल्ड करती है, या एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के कम से कम 25% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रख या निकाल सकती है। If one or more director of such one body corporate constitute or at any time within a period of 6 months immediately preceding the day when the question arises as to whether such body corporates are under the same and constituted 1/4 of the director of others। हो सकता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक बंदा निकल गया हो, फिर दूसरे में वो मैनेज कर रहा हो, एक कंपनी से निकला और दूसरे में मैनेज कर रहा है, वो भी शामिल होगा इसमें, दोनों को इंटरकनेक्टेड मान लेंगे। मैं पढ़ता हूं, ढंग से सुनना। इफ वन और मोर डायरेक्टर्स ऑफ वन बॉडी कॉर्पोरेट एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months preceding the day when the question arises as to whether such body corporates are under the same management constituted 1/4 of the directors of the others। अब हुआ क्या था भाई, कानून का जब तक पता चले चले देर हो जाती है। हुआ क्या था, इसका एक डायरेक्टर था, दूसरे में भी डायरेक्टर था। जब पता चला अरे हम लोग तो 25% कॉमन हो गए, यहाँ 25% कैटेगरी में आ सकते हैं, तो निकाल दिया गया एक को। तो कहा गया कि किसी भी समय उसको निकालने के किसी भी समय पिछले 6 महीने के अंदर अगर वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिस्टेंस करते थे, किस चीज़ को, 25% बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर्स को उस कैटेगरी में आते थे, तो मान लिया जाएगा ये दोनों क्या हैं, इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग से। भाई हटा दिया गया, यहाँ तुम डायरेक्टर थे, यहाँ भी डायरेक्टर हो, पता चला यहाँ से हटा दिए। अब तुम उस 25% में कैटेगरी में फॉल करते थे, किसी भी समय हटाए जाने के 6 महीने के पहले के अंदर के किसी भी समय 25% की कैटेगरी में। इज इट क्लियर? तो भी मान लिया जाएगा दोनों क्या हैं, इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स हैं। चलो अब आगे का तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। इफ द सेम बॉडी कॉर्पोरेट और बॉडीज कॉर्पोरेट बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, अगर बॉडी कॉर्पोरेट बिलोंग करते हैं किससे, एक ग्रुप से, होल्डिंग वेदर इंडिपेंडेंटली, अगर बॉडी कॉर्पोरेट बिलोंग करते हैं किसी ऐसे ग्रुप से, अगर बॉडी कॉर्पोरेट बिलोंग करता है किसी ऐसे ग्रुप से, इफ द सेम बॉडी कॉर्पोरेट और बॉडीज कॉर्पोरेट बिलोंगिंग टू अ ग्रुप होल्डिंग वेदर इंडिपेंडेंटली और अलॉन्ग विद इट्स और देयर सब्सिडरी और सब्सिडरीज, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट या कई बॉडी कॉर्पोरेट्स किसी ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके पास है अकेले या अपने ग्रुप को मिला करके, अकेले या अपनी सब्सिडरी को मिलाकर, सबके साथ मिलकर या उनकी भी सब्सिडरी को मिला करके। इज इट क्लियर? फिर से पढ़ूं, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? हो गया कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज के लिए जान लो। इफ द सेम बॉडी कॉर्पोरेट और बॉडी कॉर्पोरेट बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, होल्ड करते हैं चाहे अकेले चाहे मिलकर, चाहे अकेले और अपनी सब्सिडरी के साथ, चाहे मिल करके और सबकी सब्सिडरी के साथ, नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द इक्विटी शेयर इन वन बॉडी कॉर्पोरेट, किसी दूसरी कंपनी में कम से कम 25% या उससे अधिक का इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं। तो ये ग्रुप पूरा मैनेज कर रहा है ना। अगर इस पूरे ग्रुप के पास किसी दूसरी कंपनी का 25% या उससे अधिक का होल्डिंग आ जाए तो मान लिया जाएगा यह इंटरकनेक्टेड है। हाँ या ना? अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट का कम से कम 25% या उससे अधिक का वोटिंग पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में हो, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में हो या सेम बॉडी कॉर्पोरेट के हाथ में हो, तो भी हमारे माने जाएंगे इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स। बस इतना ही दिमाग में रखो, नहीं तो तुम लोग का दिमाग क्या होगा, हिलने लगेगा। अभी मैं एक्सप्लेनेशंस तुम लोग को नहीं बता रहा, ठीक है? ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। रिलेटिव्स का मतलब वही है जो कंपनीज एक्ट में बताया गया है।
वापस आते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 पे डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब मैंने बता दिया कि केवल डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ रिलेटिव्स होना भी जरूरी है। रिलेटिव हो और डिस्ट्रीब्यूटर हो तभी काम चलेगा, दोनों चीज़ें, तभी वो इंटरकनेक्टेड माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। लास्ट मैंने बताया 2 बंदों का बिजनेस कनेक्शन एक दूसरे में होना चाहिए, किसी एक का दूसरे में केवल होना सफिशिएंट नहीं है, दूसरे का पहले में होना सफिशिएंट नहीं है, सो दैट दे हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे में म्यूचुअलिटी होना जरूरी है। तो केवल एक का दूसरे में, दूसरे का पहले में होना जरूरी नहीं, बल्कि दोनों का एक दूसरे के बिजनेस में होना जरूरी है। रूल नंबर 9, अगर मैं बात करूं रिलेटेड पर्सन्स की, तो इसमें हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, चौथा नहीं, फोर्थ। रूल नंबर 9 इन तीनों को कवर करेगा। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये सेलर, ये बायर और ये दोनों रिलेटिव्स, बोलो ना, क्या करें? कहा गया इसने इसको सामान बेचा 500 रुपये में और इसने जेड को सामान बेचा जो कि अनरिलेटेड है 1000 रुपये में, तो अब भूल जाओ, एक्स के लिए वैल्यूएशन हो जाएगी बात खत्म करो। अब समझ में आई बात? क्लियर है? एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाते नहीं? अच्छा जी, अगर ये भी रिलेटिव है, ये भी रिलेटेड है इसके साथ, तो ये Z ने M को बेचा जो अनरिलेटेड है 2000 में, तो अब किसको लेंगे? देखो ना तुम लोग इतने तेज है। तीनों के लिए क्या? इसके लिए 3000 2000 ले लोगे, बात खत्म। ठीक, यहाँ प्रोडक्शन थोड़ी, तो बायर है ना, ये प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, प्रोडक्शन थोड़ी का, सेल पर टैक्स एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता, मैन्युफैक्चर पे लगता है। ठीक है ना? चलें, अगर ये मैन्युफैक्चर करेगा तो हाँ देखा जाएगा, अगर वो मैन्युफैक्चर करेगा तो हाँ लगेगा। यहाँ पर हम बायर और सेलर बता रहे हैं, तो केवल ये इसको देना है 2000 रुपये पर, यानी अनरिलेटेड पर्सन को जहाँ पर माल बेचा जाता है। लेकिन 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 अगर सामान इसको बेचा गया और इसने खुद कंज्यूम कर लिया, खुद कंज्यूम कर लिया, तो ये कंज्यूम करेगा तो मान लेंगे यही कंज्यूम कर लिया। और कैप्टिव कंजम्पशन के लिए तुम लोग को मालूम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% लेते हैं। अब बात समझ में आई? वहीं रूल 8 पर चले जाना। अगर किसी ने खुद कंज्यूम कर लिया रिलेटेड में, तो रूल 8 पर चले जाएंगे 110%, जो हम लोगों ने अभी 3 न्यूमेरिकल्स देखे, सेम वही प्रोसीजर। हाँ भाई, अगर खुद कंज्यूम कर ले रहा है तो कहाँ जाओगे? रूल नंबर 8 पर, कैप्टिव कंजम्पशन हो गया। अगर सेल कर रहे हैं तो अनरिलेटेड पर्सन को जितने में सेल कर रहे हो वो हमारा एक्साइज एसेसेबल वैल्यू के लिए वैल्यू यूज की जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें? आते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 कहता है कि जहां पर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग की बात है ना, अगर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग की बात है, अगर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग की बात है, और इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ, पॉइंट नंबर 1 में जाने के साथ साथ इसमें भी किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई है। यानी इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग केवल अकेले इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग नहीं है, बल्कि रिलेटेड पार्टीज में वो क्या है, एक दूसरे के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, यहाँ डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटिव है, तो कुछ इस तरह का भी हिसाब किताब है। अगर है तो कहा गया अगर पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के साथ भी किसी तरह का एसोसिएशन है,
तो रूल नंबर 9 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, फिर रूल नंबर 10 पर आने की जरूरत नहीं, रूल नंबर 10 में रूल नंबर 9 लगा देना। क्योंकि जिस तरह पॉइंट नंबर 2, 3, 4 में हम लोग लगाए अभी, अनरिलेटेड पर्सन को जितने पर बेचा गया या खुद कंज्यूम कर लिया किसी रिलेटेड ने तो 110% रूल 8 के हिसाब से देख लिया गया। उसी तरह अगर कोई इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग इनके साथ एसोसिएटेड है तो रूल नंबर 9 का ही प्रोविजन रूल नंबर 10 पे लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ या ना? अच्छा, लेकिन अगर किसी और पर्पज में है, यानी इसके अलावा, ये इनके साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये केवल अकेले है, ये अकेले है, ये अकेले है, तो कहा गया तब तो बेटा रूल्स पे आने की ज़रूरत क्या थी, उसका नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे तुम लोग वैल्यूएशन करते थे ना, नॉर्मल वैल्यूएशन 41A के हिसाब से। बी में क्यों आ रहे हो रूल 41B, सेक्शन 41B में इतना सब टिटिम्मा पाला, रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मत जाओ। अगर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स इनके साथ ऐसे जुड़ी हुई नहीं है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वैल्यूएशन पे जाओ। अब बात समझ में आई? फिर मैं बोलता हूँ, ख़त्म हो गया रूल तुम लोग का, बिल्कुल ख़त्म है। मैं फिर बोलता हूँ, रूल 9 और रूल 10। रूल 9 कहता है कि हम पॉइंट नंबर 2, 3, 4 में आते हैं, दे आर रिलेटिव्स, अमंग्स देम द बायर इज अ रिलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड दे आर सो कनेक्टेड विद द एसोसिएट, they have so associated that they have interest in the business of each other। अगर इन 3 पॉइंट्स में है, रूल नंबर 9 कहता है, तो हम लोग अनरिलेटेड पर्सन को जितने में सेल कर रहे हैं वो हमारा एसेसिबल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाएगा वैल्यू। लेकिन अगर कैप्टिवली कंज्यूम हो जाता है किसी बायर जो कि रिलेटिव है, तो रूल नंबर 8 के हिसाब से 110% पर चले जाओ, सिंपल है। रूल नंबर 10 कहता है अगर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग है और इन लोगों के साथ है तो रूल नंबर 9 पर चले जाओ, और अगर इनके साथ नहीं है तो नॉर्मल वैल्यूएशन देख लो 41A के हिसाब से, तो वैल्यूएशन रूल्स 2000 में आने की जरूरत नहीं है। इन एनी अदर केस द वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज इफ दे हैव नो रिलेटेड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 4(1). इज इट क्लियर? रूल नंबर 11 लास्ट वन, रूल नंबर 11 लास्ट वन जिसको हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट। रूल नंबर 11 लास्ट वन जिसको हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट। रूल नंबर 11 लास्ट वन, इफ असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, हम पूरी कोशिश कर लिए रूल्स पे आने की, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथ पैर मारते रह गए, लेकिन नॉट पॉसिबल अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग रूल्स, असेसमेंट विल बी डन बाय द बेस्ट जजमेंट। अगर ऊपर के रूल्स दिए होने, ऊपर के रूल्स के हिसाब से अगर हम एसेसिबल वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहे तब बेस्ट जजमेंट पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? If the value of any accessible goods cannot be determined under the above rules, the value shall be determined using reasonable means consistent with the principle and general provisions of these rules. That's it. This is your rule 11. अगर हम किसी भी रूल के थ्रू अपनी accessible वैल्यू पर नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं तो रूल 11 कहता है बेस्ट जजमेंट पर चले जाओ, और रीजनेबल मीन्स और सामान का नेचर और प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आप वैल्यूएशन करो। इज इट क्लियर? समझ में आया? पक्का ना? सोच लो, 5 मिनट देते हैं, एक बार रिवीजन कर लो, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछो। तुम लोगों में इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग से इतना डिटेल में हम लोगों ने रूल्स सारे देख लिए। रूल नंबर 10A आपका बचा हुआ है, वैल्यूएशन इन केस ऑफ जॉब वर्क, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और साथ साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रोविजन को फिर से समराइज कर दूंगा, ठीक है ना। हमने एक पॉइंट पढ़ा था एमआरपी बेस्ड, याद है? एक्साइज ड्यूटी जब हम लोग देते हैं तो एड वैलोरम ड्यूटी 3 तरीके से आती है, टैरिफ और आरएसपी और अंडर सेक्शन 4। हाँ या ना?
4 में दो चीज़ें देखी थी, 4(1)A एंड 4(1)B। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फिलहाल इसका देखने जा रहे हैं। अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला दूं। नोटिफाइड गुड्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये वो गुड्स हैं जिनको जब आप सामान बेचोगे तो उनकी आरएसपी पर हम वैल्यूएशन करेंगे। मीन्स द एक्साइज ड्यूटी विल बी चार्ज ऑन आरएसपी, रिटेल सेल प्राइस बेसिस। मीन्स अगर एक्स ने कोई सामान 500 रुपये पर बेचा है लेकिन उस पैकेट पर जो एमआरपी लिखा है वो 400 रुपये लिखा है, तो कैलकुलेशन किस पर होगा? एमआरपी बेस्ड। क्लियर है? आरएसपी बेस्ड, रिटेल सेल प्राइस। इज इट क्लियर? अब पैकेजिंग पर जो आपका वैल्यू प्रिंट रहेगा उसी को बेस में लिया जाएगा। अगर आपने एक ही सामान को अलग अलग एरिया में अलग अलग वैल्यू पर बेचा है तो अलग अलग वैल्यू हर एक एरिया के लिए अलग अलग एसेसेबल वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? अगर आपने माल को रिमूव करने के बाद, अच्छा मान लो एक ही आदमी को सामान बेचा लेकिन अलग अलग रेट पर बेचा, मैंने इसको वही सामान 200 यूनिट 300 रुपये में बेची, वही सामान 500 यूनिट 800 रुपये में बेची, तो भैया सबका सामान का दाम 800 रुपये ले लो जो हाईएस्ट हो। आप धोखा मत दो गवर्नमेंट को। क्लियर? फिर मैंने बताया था कि अगर सामान को रिमूव कर दिया गया हो और उसके बाद उसमें अल्ट्रेशन किया गया हो तो उस नई वैल्यू को हम लोग फिर वैल्यू मान लेते हैं। चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। वैल्यू बेस्ड ऑन आरएसपी। क्वेश्चन नंबर 33, 1500 पीसेज हैं प्रोडक्ट ए के। कितने यूनिट्स हैं? मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं और इसकी लिस्ट प्राइस है 250। कितनी है? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स यानी नो ड्यूटी, एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सक्लूडिंग टैक्स। अच्छा, द मैन्युफैक्चर ऑफर्स 20% डिस्काउंट टू होलसेलर ऑन लिस्ट प्राइस। 840 यूनिट्स वेयर सोल्ड इन द होलसेल, हाँ या ना? 510 यूनिट्स वेयर सोल्ड इन रिटेल। तो जब आप माल रिटेल में बेचते हो 510 यूनिट तो 250 रुपये में बेचते हो, और जब आप होलसेल में बेचते हो तो 20% का 840 यूनिट ना 200 रुपये में बेचते हो। बोलो ना, कैसे मालूम 200? 250 माइनस 20%। बोलो, डिस्काउंट दे दिया होलसेल पर, बोला था। और कहता है 35 पीसेज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। याद आया? किसको ले लेंगे? किसको बेस ले लेंगे? 250 या 200? 250 या 200? अरे क्यों? ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, और इसके लिए रूल 4 है। फ्री सैंपल के लिए रूल 4 बताया था ना कि जहां पर आप फ्री सैंपल देते हो तो वहां पर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन बेस वैल्यू को बेस लोगे, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। तो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी कितनी है? 840, उसकी वैल्यू 200, तो इसकी भी वैल्यू 200। आगे बोलता है 115 स्टॉक में है। ओ स्टॉक में है तो रहने दो, जब बिकेगा तो हम ड्यूटी ले लेंगे। किनारे। नहीं समझ में आया? ड्यूटी चार्ज हो चुकी है, कलेक्शन कब करेंगे? रिमूव होगा तो। बताओ वैल्यूएशन कितनी कितनी आ रही है इसकी? एक 27,500। इसका 1,68,000 प्लस 70,000। बताओ टोटल कितना है? अच्छा 7,000 टोटल। बताओ 3,02,500 दिया हुआ है। कैलकुलेशन करते रहना, हाँ या ना? अब हम ड्यूटी नहीं निकाल सकते? ड्यूटी नहीं निकाल सकते? बताओ एक्साइज ड्यूटी 12.5%। कितना आया? 800।
बस आ गया। इसने पुराने रेट पर किया है, 12.36 पर किया है, हम लोग वो नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जल्दी से नोट करें। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। मैं बात क्यों कर रहे हो? अ मैन्युफैक्चरर हैज अपॉइंटेड ब्रोकर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम होलसेल। अच्छा जी। द ब्रोकर प्रोक्योर्स ऑर्डर फॉर विच दे ब्रोकरेज ऑफ 5% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी ब्रोकरेज आ जाएगा 5% ऑफ सेल्स प्राइस। मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड्स टू बायर, कितने रुपए पर? 250 रुपीज पर। अच्छा। द प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ स्टेट वैट एंड वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी शामिल है। बोलते क्यों नहीं? स्टेट वैट रेट इज 4%, कितना है? एंड एक्साइज ड्यूटी इज 12.36%, दिया हुआ है, शामिल है इसमें। एसेसिबल वैल्यू तुम लोगों को निकालनी है, बात खत्म। कैलकुलेट करो। देखो, यहां आता है कॉस्ट, फिर आता है प्रॉफिट, जो आता है ये सेल्स प्राइस होती है। इसमें हम एक्साइज ड्यूटी क्यों इधर जोड़ते हैं या ऊपर जोड़ लेते हैं? अब तुम लोग हमें ये बताओ। सेल्स प्राइस प्लस वैट, ये आता है इनवॉइस प्राइस। हाँ या ना? अब बताओ हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें अगर एक्साइज ड्यूटी निकालनी होगी तो इस वैल्यू पर, एसेसिबल वैल्यू पर एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे। यानी अगर हमें 250 रुपया ये दिया हुआ है, यही तो दिया है, हाँ या ना? तो इसमें से क्या हटा दें? इसमें से क्या हटा दें? अगर मेरा सामान 100 रुपए का था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई होगी 12.36, लगी होगी नहीं लगी होगी? तो बताओ वैट कितना लगा होगा? 4% इसका लगा होगा, ये आ गया 4.450, 4.50, तो हमारा आ जाएगा 116.86। तो अगर 116.86 की एसेसिबल वैल्यू 100 है तो 250 की कितनी होगी? अरे हाँ या ना? अगर 116 की एसेसिबल वैल्यू 100 है तो 250 की कितनी होगी? निकाल। दिस इज योर आंसर। क्या टेंशन थी भाई? क्या टेंशन है इसमें? अब तुम लोग फॉर्मूला यूज करो जो किताब में दिया है, या सिंपल सा टेक्निक यूज करो। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।